पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम सीधे सवालात में, और मैं हूं आपका मेज़बान अल्ताफ़ मीर, और मेरे साथ हैं आज आलिया मीर। आलिया मीर जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम सीधे सवालात में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके बारे में, अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम, प्यार भरा सलाम। मेरी पैदाइश वज़ीरबाग में हुई। हम 3 बहन भाई थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड स्कूलिंग वहीं से, पास में स्कूल था हमारा DAP, वहाँ से स्कूलिंग हुई। एंड देन कोठीबाग हायर सेकेंडरी वुमेंस कॉलेज, और उसके बाद दिल्ली चली गई मैं। फिर वहाँ मेरी आधी पढ़ाई हुई, एंड वहीं पे मैं वाइल्डलाइफ SOS के साथ 2003 से वाबस्ता हुई। पहले तो एज अ वॉलंटियर, एंड देन 2007 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए वापस कश्मीर में। एंड देन वी स्टार्टेड अ मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विद जम्मू कश्मीर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो तब से मैं वाइल्डलाइफ SOS के साथ काम करती हूँ एज प्रोजेक्ट हेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट। तो ये मेरा छोटा सा सफ़र रहा। आमतौर पर कहा जाता है कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां दिल की बड़ी कमज़ोर होती हैं, और कॉकरोच से लेकर चूहे से डर जाती हैं। आप में हिम्मत और जुर्रत कहाँ से आई कि सांप जैसे जहरीले जानवर को आप काबू कर सकती हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, अब तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो लड़कियां बहुत सारे फ्रंट्स पे काम कर रही हैं, और मतलब काफ़ी आगे जा रही हैं। वो बातें अब बातें रह गई हैं कि लड़कियां डरती हैं वगैरह। लेकिन देखिए, हर काम जो है मुश्किल होता है, चाहे लड़का लड़की हो, लेकिन हर काम आसान होता है विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर टेक्निक्स। तो अगर मैं इन स्पीशीज़ के साथ काम कर रही हूँ, न कि सिर्फ सांप बल्कि भालू, लेपर्ड्स, बाकी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ सबके साथ काम किया है। बट वो कॉन्फिडेंस आता है आप में जब आप में नॉलेज हो कि किन स्पीशीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, एंड उनका बिहेवियर आपको पता है कि किस तरह का ये उनका मूड है, किस तरह का बिहेवियर है, क्या कर सकते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उठते हैं, कब ये अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज के अलावा एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं, आपको हिम्मत देते हैं, ताकि आप इन स्पीशीज़ के साथ या किसी भी शोबे में काम कर सके। सो मेरा भी मतलब ये हिम्मत मेरी ट्रेनिंग्स की वजह से, जो मेरे हेडक्वार्टर्स हैं वाइल्डलाइफ SOS के, या डिफरेंट हमारे सेंटर्स हैं इंडिया में, या कुछ इनके अलावा ट्रेनिंग्स की हैं। तो ऑब्वियसली इन ट्रेनिंग कोर्सेज की वजह से एक हिम्मत भी मिली है, कॉन्फिडेंस भी मिला है, और एक नॉलेज भी मिली है कि किस तरह से टेक्निक्स यूज़ करके आपको काम करना है। आलिया जी, सांप मुख्तलिफ अक़साम और फितरत के हुआ करते हैं, इस बारे में आप क्या जानती हैं? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सांप बहुत इकसाम के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। बहुत कैटेगरीज है स्नेक्स की, और जिनको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: वेनमस, नॉन वेनमस एंड माइल्डली वेनमस।
तो कुछ ऐसे हैं जैसे किंग कोबरा या वाइपर्स की बहुत सारी स्पीशीज़, वो डेडली वेनमस हैं, बहुत वेनमस हैं। और कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो नॉन वेनमस हैं, जैसे कि रैट स्नेक्स हैं या कुछ वुल्फ स्नेक्स हैं, तो वो नॉन वेनमस है। या ट्रिंकेट्स हैं, कुछ माइल्डली वेनमस हैं, यानी कि उनके काटने से इंसान मर तो नहीं सकता, लेकिन स्वेलिंग होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो दे आर पुट इन माइल्डली वेनमस कैटेगरी। तो ये 3 तरह के सांप मतलब कैटेगराइज किए हैं हमने। हालांकि सांप डिफरेंट इनमें आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, बट ब्रॉडली हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हर जानवर परिंदे को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किस कदर अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है दोनों पर्सपेक्टिव से। अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो उसमें भी अल्लाह ताला ने मतलब इनका एक ख़ास मुकाम रखा है। हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, चाहे वो छोटी सी छोटी हो, बड़ी सी बड़ी हो, हर एक का मकसद है। मतलब उसका ये मकसद है कि वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई किसी का हिस्सा है, कोई किसी का खुराक है, तो इस तरह से एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर साइंटिफिक वे से देखें तो उसमें भी हम कहते हैं कि हर एक जानवर जो है, या जिसमें इंसान भी आता है, तो वो एक दूसरे से लिंक्ड है थ्रू फूड चेन्स, तो जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जितनी भी हमारी ज़मीन पे है, अर्थ पे है। हर एक स्पीशीज़ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू फूड चेन्स, थ्रू फूड वेब्स। फूड चेन एक ही नहीं है। एक जानवर जो है, या एक कीड़ा जो है, या एक ऑर्गेनिज्म जो है, वो कई सारी फूड चेन्स में आता है। तो इस तरह से ये एक फूड वेब बनता है, एक फूड वेब का हिस्सा है। तो अगर हम किसी भी एक स्पीशीज़ को इसमें से निकालते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्पीशीज़ पे असर पड़ता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कोई एक स्पीशीज़ किसी चेन में से निकल जाती है तो वो चेन ही ख़त्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसका तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंस है हर एक स्पीशीज़ की, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बड़े से बड़ा बेल हो या पेड़ हो, मतलब हर एक फ्लोरा फाउना सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। आलिया जी, सांप को पकड़ना या इस पर काबू पाना कोई फन है या इसके लिए किसी खास तरबियत की ज़रूरत होती है? नहीं, देखिए ये फन है, लेकिन ये वो फन है जो एक ख़ास तरबियत के बाद आप में आता है। ऐसा नहीं है कि एज अ लेमैन मैं चली जाऊँ और मैं सांप को पकड़ूँ, नहीं। मतलब सांप का बिहेवियर कैसा होगा या किसी भी स्पीशीज़ का वो कैसा होगा वो पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसको हैंडल करने की टेक्निक्स आप में होनी चाहिए, तभी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे फोरम्स में हम देखते हैं कि बच्चे मतलब एज अ हीरो बनने की कोशिश में बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना होता है कि दैट्स नॉट हीरोइज्म। मतलब उसमें आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके आसपास जो है उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो जानवर जो आप जिसके साथ आप इस तरह करते हैं तो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक फन है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आप में आता है। अपनी बात मैं करूँगी, मैंने बिल्कुल मतलब यहाँ से जाते ही सांप पकड़ना शुरू नहीं किया। मेरी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हुई है मेरे अलग अलग सेंटर्स पे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। उनके अलावा मैंने और 1-2 सेंटर्स से, 1-2 ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग हासिल की है, न सिर्फ स्नेक्स में बल्कि बाकी एनिमल हैंडलिंग में भी, उनके केयर में, उनको हैंडल करने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पोस्ट एंड प्रिकेयर, वो सब चीज़ें आप यूं ही नहीं आप में आ जाती हैं, एक ट्रेनिंग, मखसूस ट्रेनिंग के बाद आप में आ जाती हैं, और उन्हीं की मदद से, उसी नॉलेज की मदद से आप कुछ भी सर्कमस्टेंसेस में आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। इनके अलावा मेरी कुछ नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप्स भी और कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने अटेंड किए हैं, विच हेल्प टू पॉलिश माय स्किल। तो स्किल और ट्रेनिंग टेक्निक्स
ये सब होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बगैर यू कैन नॉट स्पेशलाइज इन एनी फील्ड। किसी भी, चाहे वो कोई भी काम हो, जब तक आपने सीखा नहीं है आप नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से इसमें मतलब एनिमल हैंडलिंग में जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं है आप खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और उस स्पीशीज़ को भी नुकसान पहुंचाएंगे जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं देखना है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना, बल्कि ये भी देखना है कि आप इस स्पीशीज़ के साथ किस तरह का केयर, किस तरह का हैंडल करते हैं ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे, वो भी सेफ रहे। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग के बगैर आप में जुर्रत नहीं हो सकती। जुर्रत मतलब कोई दिखाए भी लेकिन उसको जुर्रत नहीं कहेंगे, मतलब वो एक पागलपन होगा या कोई मतलब ऐसी हरकत होगी जिसमें से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला बल्कि नुकसान ही पहुंचेगा। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको खुद ब खुद उस काम के लिए प्यार पैदा हो जाता है। जैसे आप ये कर रहे हैं तो आप काफ़ी पैशनेट हैं इस काम के लिए, तभी आप ये कर पा रहे हैं। तो वो पैशन होना, और ख़ासतौर से जब आप एनिमल्स के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए एक वो सॉफ्ट कॉर्नर आता है, एक वो कंपैशन आता है, वो प्यार पैदा हो जाता है। अब हम कभी भी अगर किसी जानवर को कुछ जख्म देखते हैं तो मतलब दिल ऐसे रोता है जैसे अपने बच्चे के लिए माँ रोती है। तो उस तरह का कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो होता है तो ऑब्वियसली आप कुछ भी, जैसे कोई भी रेस्क्यू जब होता है तो उस टाइम जुर्रत के साथ साथ आपका मतलब टेक्निक्स और शार्प माइंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम कौन से टेक्निक्स आपके काम करने हैं, काम करेंगे, वो उस टाइम आपको विद इन सेकेंड्स वो डिसीजन लेना है, बड़ा फोकस ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, आप मतलब वेट नहीं कर सकती कि 5 मिनट रुको तो मैं देखती हूँ कौन सा ये करना है, नहीं, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस तरह से इस एनिमल को रेस्क्यू करना है ताकि ये भी बचे और आप खुद को भी नुकसान और आप आसपास के जो लोग हैं उनको भी नुकसान ना पहुँचाए। तो जुर्रत के साथ साथ ट्रेनिंग, स्किल और जल्दी फैसले लेने ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पता चल जाता है कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम खड़ा हुई है, जैसे कि हमारे एक्स सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब के घर में था, तो वो ऑपरेशन आपने किया था, तो उसमें बड़ी मशहूरियत आपको मिली कश्मीर में। उससे पहले भी यही कर रही थी, लेकिन उस वक्त आप आलिया मीर का नाम बड़ी अच्छी तरह से बाहर आया। इस ऑपरेशन के दौरान आपको ये पता चलता है कि ये जहरीला है, कम जहरीला है कि जहरीला नहीं है? नहीं, जब तक हमें देखने को नहीं मिलता है उसकी कोई झलक, चाहे उसकी तेल या कोई बॉडी का हिस्सा या सर उसका, या कभी मैं कहती हूँ सबसे पहला मेरा जो सवाल होता है वहाँ जो लोग हों उनसे मैं सवाल करती हूँ कि किस तरह का था, सर कैसा था, कलर कैसा था बॉडी का, और अगर फोटोग्राफ, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल हाथ में ही होते हैं तो क्लिक कर पाते हैं, तो मैं पिक्चर देखने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद हम कार्रवाई अपनी शुरू करते हैं उस हिसाब से, और किस तरह का सराउंडिंग है, जानवर किस में फंसा हुआ है, किस तरह की सिचुएशन है, तो टेक्निक्स सिचुएशन के हिसाब से लेनी पड़ती हैं। आलिया जी, कश्मीर में कितने अक़साम के सांप पाए जाते हैं? देखिए, सांपों पे यहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, और ये स्नेक रेस्क्यू, स्नेक कॉल्स भी बहुत रीसेंट है। 2014 फ्लड्स के बाद से ही मुझे लगता है कि यहाँ पे स्नेक कॉल्स आना शुरू हुए हैं। उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था स्नेक रेस्क्यू भी किया जा सकता है या स्नेक कॉल्स की जा सकती हैं। हाँ, भालू, बेयर्स के साथ, लेपर्ड्स के साथ, वुल्व्स के साथ, पॉर्क्यूपाइन्स, ऐसे रेस्क्यू कॉल्स आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन स्नेक्स का 2014 से ही शुरू हुआ। मे बी फ्लड्स एक रीज़न है कि स्नेक्स बाहर अर्बन एरियाज में आए हैं, या ये तो बहुत तरह के इकसाम के सांप पाए जाते हैं। लेकिन ये भी कहूँगी कि प्रॉपर रिसर्च यहाँ पे सांपों पे नहीं हुई, स्नेक्स पे कोई रिसर्च यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन जितने अभी तक हमने रेस्क्यूज़ किए हैं उसमें हमने कुछ
एक सांप के सांप देखे हैं, जैसे कैट स्नेक्स देखे हैं हमने, वुल्फ स्नेक देखा है हमने वाइपर्स देखे हैं, हमने ट्रिंकेट्स देखे हैं, हमने रेसर्स देखे हैं। तो इतने तरह के सांप हमने खुद देखे हैं, यहाँ पे रेस्क्यू किए हैं। तो जिस तरह के रेस्क्यूज होते हैं तो ऑब्वियसली वो हम मीडिया के थ्रू बाहर आ जाता है। जी बिल्कुल। ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाते हैं? देखिए, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ जे.एंड.के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आजकल आपको पता है हर दिन एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, और क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत काम किया जा रहा है। हर इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। डिमार्केशंस हो रही हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज़ की, जिसमें वेटलैंड एरियाज़ बर्ड्स के लिए उनकी डिमार्केशन हो रही है। उनको वेटलैंड्स जो है उनको क्लीन अप किया जा रहा है, उनको रिस्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस के लिए डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इनफैक्ट इसमें बहुत काम कर रही हैं, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ SOS भी बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हमारा प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ SOS का प्रोजेक्ट भी इसी पे शुरू हुआ, वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन पे ही, जो कि 2007 में एक त्राल में इंसिडेंट हुआ था, बेयर को जलाया गया था जिंदा। तो वो मीडिया ने काफ़ी हाइप किया। तो उसको देख के वाइल्ड लाइफ SOS के साथ मिलके हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया, वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं। पहला तो फ्रंटलाइन स्टाफ को ट्रेनिंग्स, डिपार्टमेंट के हमारा स्टाफ जो है सबकी ट्रेनिंग्स, जिसमें ट्रैंक्विलाइजिंग वर्कशॉप्स हैं कि रेस्क्यूज़ किस तरह से हैंडल करने हैं। रेस्क्यूज़ में बहुत सारा मॉब होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनको किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्टिंग जोन से दूर रखना है ताकि रेस्क्यू सेफली किया जा सके, एनिमल भी बचे, लोग भी बचे। वो एक बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपना रोल प्ले कर सकें। या इसी तरह से अवेयरनेस के बगैर, मतलब दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स जो भी जिससे काम बन सकता है, दैट इज अवेयरनेस। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अवेयरनेस माइंडसेट चेंज करता है। माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए नॉलेज, इंसान का नॉलेज चेंज करना। देखिए, कोई एक लेमैन होता है ना, उसको पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। तो पहले उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना है कि ये स्पीशीज़ क्या है, इसकी ज़रूरत, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है, इसका फ़ायदा क्या है, आप पे कितना फ़ायदा है। क्योंकि लोगों को तो आम लगता है कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का हम पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोगों को ये समझाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। भालू जैसे हम कहेंगे, बागबान कहते हैं उसको, फॉरेस्टर, ये जंगल वगैरह उन्हीं की वजह से हैं। तो लोगों का नॉलेज चेंज करना, उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए नॉलेज चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तभी उनका एटीट्यूड चेंज होगा कि हाँ, ये एनवायरनमेंट में जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे स्पीशीज़ हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हालांकि इट्स अ स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इंसान एक बार मैं नहीं समझता, बार बार जब उसको समझाते हैं तब जाके वो समझता है कि हाँ, ये क्यों ज़रूरी है। तो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है हर फील्ड में, बच्चों के साथ। और हम कर रहे हैं, बच्चों के साथ हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, हम कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि दे आर द पीपल हु लिव इन विसिनिटी ऑफ दीज एनिमल्स एंड दीज फॉरेस्ट। तो उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले ऐसे लोग हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, जिनका बिल्कुल आमना सामना होता है एनिमल्स के साथ। तो उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 सालों से हम काम कर रहे हैं इस शोबे में, अवेयरनेस में।
तो काफ़ी लोगों में चेंज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चेंज मिल रही है। ओके, तो इसके साथ अवेयरनेस के साथ साथ रेस्क्यूज़ के साथ उन एनिमल्स को वापस रिहेबिलिटेट करना वो बहुत ज़रूरी है जी। तो जो 2007 से हम रेस्क्यूज़ में काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे अबंडन कब्स, बेयर कब्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया है वाइल्ड लाइफ एसओएस ने। सो वाइल्ड लाइफ एसओएस इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज बेयर कब्स। अभी दाचिका में हमारे पास 5 बेयर्स हैं, जिसमें एक ब्राउन बेयर है, 4 ब्लैक बेयर्स हैं। पहलगाम में हमारे पास 3 बेयर्स हैं, एक ब्राउन बेयर है और 2 ब्लैक बेयर्स हैं। इंडिया में कहीं पे भी नहीं, किसी भी जू में भी आपको ब्राउन बेयर देखने को नहीं मिलेगा। इट्स ओनली इन कश्मीर जी। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज बेयर्स, उनका फीडिंग, मेडिकेशन वगैरह सब कुछ वाइल्ड लाइफ एसओएस हैंडल कर रहा है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस, रेस्क्यूज, रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग्स, जिसमें 13 साल से काम हो रहा है, जिसमें 13 साल से काम और रिजल्ट भी पॉजिटिव। रिजल्ट जैसे मैं कह रही हूँ, लोगों में बहुत चेंज आ रही है। अभी देखिए, इतने सारे कॉल्स, रेस्क्यू कॉल्स हमें कभी नहीं मिलते थे जितने आजकल हमें मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों में वो शऊर पैदा आई हुई है। बिल्कुल, वो चीज पैदा हुई है। अदरवाइज वो क्या करते थे, खुद ही डंडा लाया, कुल्हाड़ी लाई और निपटा दिया काम, चाहे किस तरह से भी। लेकिन आजकल वो उनका चेंज हो गया। कॉल करते हैं कि यहाँ पे हमने एक एनिमल देखा है, यहाँ पे ये देखा है, यहाँ पे देखा है, आप आ जाइए। और तब तक उनका वेट करना, हमें कभी आधा घंटा भी लग जाता है, कभी 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि दूर पहुँचना होता है। तो उतनी देर में वो हैंडल करना, वो बहुत है। उतना चेंज लोगों में आना, मुझे लगता है इससे बढ़कर बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपने पूरा अवेयरनेस का जो 13 साल से आपका काम चल रहा है, उसके बारे में आपने बहुत खुल के बात की। मेरे जहन में एक और सवाल आया कि मैं आपसे ये पूछूं कि जो ये बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी इंसान ऐसी हरकत करता है जानवरों के साथ, जैसे आप कह रही थी कि हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपका डिपार्टमेंट क्या करता है? देखिए, इसके लिए मखसूस लॉज बने हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। उसमें जो एनिमल, हर एक एनिमल जो है वो एक स्केड्यूल में आता है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है 6 स्केड्यूल्स, जिसमें स्केड्यूल 1 है, स्केड्यूल 2 है, स्केड्यूल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। स्केड्यूल 1 कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसी क्रूअल्टी होती है या उनकी मिसहैंडलिंग होती है या उनके किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेड किया जा रहा है, तो उसके लिए 6 साल की कैद है एंड 25,000 ये अगर कोई भी जानवर हो, कोई भी स्केड्यूल में कोई भी अगर जानवर हो। इसमें सांप भी आता है? इसमें सांप भी आता है। अलग अलग कैटेगरीज में सांप आते हैं। कुछ सांप जो है वो स्केड्यूल 1 में भी आते हैं और कुछ सांप जो है वो स्केड्यूल 4 में भी आते हैं। जो सांप जैसे हमारे रैट स्नेक्स वगैरह जो है वो स्केड्यूल 1 में आते हैं, कोबरा वो स्केड्यूल 1 में आते हैं, स्केड्यूल 4 में वाइपर्स वगैरह आते हैं। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हीरोइज्म होता है, कुछ ऐसी क्रूअलिटी होती है, उनके साथ कुछ ये होता है, तो 3 साल की कैद है एंड दिस इज नॉन बेलेबल और 5,000 का फाइन है। तो हैं लॉज हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना बाकी होता है। तो इसमें आजकल बहुत देखा जा रहा है, कुछ इलाकों में लेपर्ड्स के साथ हो रहा है, बहुत उनको मारा जा रहा है, उनकी स्किन ये किया जाता है, स्किन किया जाता है। तो काफ़ी सारे FIRs दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, और कोर्ट में उनके केस चल रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि एग्जीक्यूशन बहुत, कन्विक्ट्स जो भी हैं उनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये कहीं पे रुक सकता है। वरना अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कन्विक्शन नहीं होगी, तो लोग रुकने वाले नहीं हैं। उनको लगता है कि हम मतलब इससे हमें काफ़ी ये मिल रहा है, हीरो बन रहे हैं, तो उससे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है जानवरों। जहन में मेरे एक आलिया जी और एक बात और एक सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे कि ऐसे लोग हरकतें करते हैं, चूंकि आपको अगर कहीं से कॉल आती है तो बहुत टाइम उसमें लग जाता है, उसके लिए
कुछ वाइल्ड लाइफ ने कुछ सोचा है कि कहीं पे अगर डिस्ट्रिक्ट्स में ये रखा जाए या तहसील में रखा जाए, ऐसा कुछ प्लान है? वैसे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉडली हमने कश्मीर को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल, नॉर्थ एंड साउथ, और हर डिवीजन में लगभग 4-5 रेंजेस आते हैं। जैसे सेंट्रल डिवीजन जो है उसमें 3 रेंजेस आते हैं। हर रेंज पे हमने एक ऑफिस रखा है, एक तहसील ऑफिस भी रखा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम टाइम में हर कॉल को अटेंड कर सकें, लेकिन उनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर चेन बहुत बड़ी है। जब तक हम पहुंचते हैं, वॉलंटियर्स जो हमारे लोकल वॉलंटियर्स होते हैं वो वहाँ पे साइट पे पहुंचते हैं, एंड वो थोड़ा मॉब कंट्रोलिंग में और एनिमल केयर में वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। तो जब तक हम पहुंचते हैं, हमारे वॉलंटियर्स ने थोड़ा बहुत वहाँ पे हैंडल किया होता है लोगों को। अच्छा आलिया जी, सांप के अलावा कश्मीर में और कितने जहरीले जानवर हैं? सांप के अलावा यहाँ पे कुछ बिच्छू वगैरह हैं। देखिए, जहरीला सिर्फ वो जहरीला नहीं होता कि जो से मर जाए, ठीक है। जैसे मैंने सांपों में भी कहा कि हमारे पास तीनों तरह के सांप है, वेनमस, नॉन वेनमस और माइल्डली वेनमस। वेनमस स्नेक्स जो हैं, जब वो बाइट करते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब हर शिकार जो है या हर वो आदमी जिसको सांप ने काटा है वो मर जाए, क्योंकि सांप जब काटता है तो उसकी मतलब 90% बाइट्स जो हैं, 85 to 90% बाइट्स जो हैं, स्नेक बाइट्स, वो बाइट में पूरा जहर नहीं डालता। वो डिपेंड करता है कि उसको कैसा थ्रेट फील हो रहा है। अगर उसको ऐसा थ्रेट फील हो रहा है कि शायद ये मुझे मार देंगे या कुछ ऐसा है, तो स्नेक बाइट डेडली हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी बाइट कितनी ये है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि हर बाइट को हमें सीरियसली लेना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये वेनमस स्नेक ने मुझे काटा है या नॉन वेनमस ने काटा है। Right. तो हर बाइट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने कहा और कौन से जहरीले हैं, बिच्छू वगैरह हैं जिनके काटने से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, एंड कुछ कभी कभी इतना इन्फेक्शन होता है कि कुछ लिम्स भी काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर बाइट में इंसान मर जाएगा किसी भी, चाहे स्नेक के काटने से या किसी और पॉइजनस क्रीचर की वजह से। लेकिन काटना सीरियस लेना है, काटना सीरियस लेना है। जैसे सांप के काटने से भी जरूरी नहीं है कि हर बार इंसान मर जाए, लेकिन कभी कभी लिम्स काटना भी बहुत ये ना मजबूरी बन जाती है। तो उन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। जब भी कोई सांप काटे या किसी जानवर ने काटा तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना है उस हिसाब से। आलिया जी, खुद किस जानवर से डरती हैं, किससे खौफ खाती हैं? सही कहूँ तो मैं हर जानवर से डरती हूँ। क्यों? क्योंकि हर जानवर से डरना उसकी रिस्पेक्ट करना है, और ये ज़रूरी है कि आप जंगली जानवरों की रिस्पेक्ट करें। चाहे मैं कहूँगी कि कुत्ते की भी रिस्पेक्ट करो। हर देखिए, उनका और हमारा कम्युनिकेशन सीधा सीधा नहीं है, हम बात नहीं कर सकते आपस में, लेकिन वो हमारी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं। जब आप किसी जानवर को देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि ये क्या करने वाला है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से और हमारी बॉडी लैंग्वेज से हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हर जानवर से डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम जंगल में होते हैं, हम उनके एरिया में हैं, हमें ये समझना है कि हम उनके एरिया में हैं, तो उनकी प्राइवेसी, उनका बिहेवियर, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये नहीं कि आप जंगल में जा रहे हैं तो कोई भी एनिमल आपको मिले तो आप उसका पीछा करेंगे, उसका ताक़ुब करेंगे या कुछ और करेंगे। नहीं, रिस्पेक्ट दो तो आप बच सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप वाइल्ड एनिमल से डरो, क्योंकि उसी से आप भी बचेंगे और वो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। जब ये सांप बाहर आ जाता है तो किसी इंसान को या किसी बच्चे को या किसी औरत को काटता है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? इमीडिएट उसको क्या करना चाहिए? जी, बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें।
कुछ लोग कहते हैं कि सांप काटे तो वहां पे ब्लेड से या चाकू से काटो और वहां से खून निकल जाएगा तो जहर भी निकल जाएगा और इंसान बच सकता है। गलत। कोई कहता है कि वहां पे उस जगह जहां सांप ने काटा है तो वहां पे चूस लो, वो गंदा खून, जहरीला खून निकाल दो। गलत। कोई कहता है कि रस्सी बांधो, टर्निकेट्स जिन्हें हम कहते आगे नहीं जाएगा। सपोज यहाँ पे काटा है, यहाँ पे लेग पे काटा है, किसी भी लिम्ब पे काटा है तो वहां पे रस्सी बांधो, टर्निकेट बांधो, जहर आगे नहीं पड़ेगा। गलत। ये सारी चीजें जो है पुरानी बातें हैं, इन पे बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेना है। कोई फर्स्ट एड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड देने में आप देर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, दोनों तरह के स्नेक्स थी, इनफैक्ट 3 तरह के स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वेनमस, नॉन वेनमस, माइल्डली वेनमस। अगर नॉन वेनमस स्नेक भी काटे वो भी सीरियसली लो, क्योंकि उनमें भी कुछ टॉक्सिक सैलाइवा होता है, थूक, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा होता है, तो किसी भी बॉडी इंटरनल ऑर्गन पे असर पड़ सकता है अगर इमीडिएट कुछ नहीं दिया। तो उसको भी सीरियसली लेना है। ये नहीं कि आपको किसी नॉन वेनम, अगर आपको पता भी है आपको नॉन वेनमस स्नेक ने काटा, तब भी थोड़ा सा मेडिकेशन लेना, एंटीबायोटिक्स लेना वगैरह, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। और अगर किसी वेनमस स्नेक ने काटा, कोई फर्स्ट एड नहीं करना है, किसी भी फर्स्ट एड में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इसके लिए एक मखसूस दवाई आती है जिसे हम एंटीवेनम कहते हैं, तो उसके बगैर कुछ भी बचाव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पीर फकीर के पास जाते हैं। मैंने गांव में कई सारे ऐसे ये देखे हैं कि वो कहते हैं कि एसएसडी फलां के पास हम गए और वहां पे उन्होंने वो किया, ऐसे वैसे किया तो हम ठीक हो गए। मैंने पहले भी रिपीट किया कि जरूरी नहीं है कि सांप जब काटे तो वो 100% या 90% वेनम उस बाइट में डाल दे। वो डिपेंड करता है उसके मूड पे और उसके इस पे। कभी इंसान बच जाता है किसी पीर बाबा की वजह से, या क्योंकि उस टाइम जहर उतना ज्यादा नहीं गया होता है बॉडी में, तब इंसान की जान उसमें बच जाती है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि पीर बाबा ने बचा लिया या फला ने बचा लिया, वो कुछ नहीं करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। और यहाँ पे स्किम्स के अलावा ये पॉलीवैलेंट, ये एंटीवेनम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वहां पे जाना है बिना टाइम वेस्ट किए। एंड आपको वो दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंटीवेनम लेना बहुत ज़रूरी है। कोई टर्निकेट आप नहीं बांधेंगे, कोई रस्सी नहीं बांधेंगे। क्योंकि जब हम ये रस्सी बांधते हैं या कुछ भी बेल्ट बांधते हैं या कुछ भी बांधते हैं, उस टाइम क्या होता है, ये जहर जो है, यहाँ के जहरीले स्नेक्स जो हैं, वेनमस स्नेक्स जो हैं, वो हेमोटॉक्सिक हैं, यानी कि उनका जहर जो है हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है। जब हम रस्सी बांधते हैं किसी भी लिम्ब पे जहाँ पे काटा है सांप ने, तो वो जहर उतने ही एरिया में रह जाता है, लेकिन उस एरिया के मसल्स को, टिश्यूज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो लिम्ब काटना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये हमने काटा है, जब ये खोला तो ब्लड प्रेशर जल्दी से वो जल्दी से उस जहर को फैलाएगा। तो दूसरी इस टर्निकेट बांधने की वजह से दूसरी गलत चीज हो जाती है। जैसे ही सांप ने काटा, कीप काम, बहुत शांत रहना है, क्योंकि जितना हम शांत रहेंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन धीरे होगी और जहर धीरे फैलेगा। जितना हम पैनिक करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन उतना फास्ट होगी, जहर उतना जल्दी फैल जाएगा। तो सबसे पहले कीप काम, शांत रहें। आपके साथ आसपास जो हैं उनका सहारा लेके आप हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें, और जिस लिम्ब पे काटा है उसको इमोबलाइज करें। हाथ पे काटा है, इसको कुछ ऐसा बांध दीजिए जिससे कि आप इसको स्टेशनरी कर सके, इमोबलाइज कर सके। इसको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, जितनी मूवमेंट करेंगे उतना जल्दी जहर फैलेगा। तो इसको इमोबलाइज करना है, जो भी लिम्ब है, टांग है या ये है वो। दूसरी बात, कोई टर्निकेट नहीं बांधना है, कोई फर्स्ट एड नहीं करना और सीधा हॉस्पिटल पहुंचना है। 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये बंदा ठीक हो जाता है, अगर टाइम पे एंटीवेनम मिले। आलिया जी, चूंकि आप जो हमें बता रही हैं ये सारा कुछ इतना इंफॉर्मेटिव है कि जवाबों में से ही आप हमें, हमारे जहन में और भी सवाल आते हैं। आपने अपने जवाब में ये कहा कि ये सिर्फ सिक्किम्स में अवेलेबल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, या क्या ऐसा हो सकता है कि
जो दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं जिन्हें इन चीज़ों के सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या उस वक्त की तदाबीर हैं जिससे वो जल्दी बच सके? जी देखिए, एंटी वेनम हम कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एसओएस और जेके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट मिलके कि हम एंटी वेनम्स जो हैं बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अवेलेबल कर सके। इनफैक्ट हम ये प्लान्स कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा लैब शुरू कर सके जहाँ पे कि हम एंटी वेनम को सिंथेसाइज कर सके, उसको बना सके। तो उसके लिए काफ़ी सारे प्लान्स पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम इस शोबे में कुछ करने वाले हैं इंशाल्लाह। आपका कहना ये है कि जो दूर दूर इलाके के लोग हैं उन तक ये फैसिलिटी जो फैसिलिटी मिलने वाली है उस पर वाइल्ड लाइफ काम कर रहा है, ये कहना है आप। खालिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आई और लोगों को अपनी एक्सपीरियंसेस और अवेयरनेस के साथ साथ अपने बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे सबसे बात करने का, आपसे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में मुब्तला मरीज लें अब राहत की सांस। नई लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और फिस्चुला का मुमकिन है अब तेज तर और तसल्ली बख्श इलाज। लेजर तकनीक से होते हैं मरीज सिर्फ चंद दिनों में ही बिल्कुल सेहतयाब। Contact Dr. Ishad Kuche on 9419007114 7006282907.